नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे नेपाल में पाए जाने वाला खनिज पर। तो दोस्तों, जो खनिज पदार्थ नेपाल में मिल रहे हैं, क्या वो नेपाल के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, इस संबंध में बात की जाएगी। पहले तो ये जानें कि नेपाल में किस जगह पे कौन से खनिज उपलब्ध हैं। इसकी सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता रहे हैं। तांबा बंदीपुर, दारचूला और धनकुटा में पाया गया है। गोल्ड काली गंडकी, बूढ़ी गंडकी में। सीसा रसवा और वैतडी में। चांदी बागलुंग में। कोयला कैलाली में। सोडियम डोटी में। जस्ता धादिंग और रसवा में। निकिल धनकुटा में। कोबाल्ट पाल्पा और धनकुटा में। और पेट्रोकेमिकल पदार्थ भी पाए गए हैं शायद नेपालगंज, दांग और धनगढ़ी में। दोस्तों, ये जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली थी। तो और भी खनिज पदार्थ होने की संभावना है, जैसे यूरेनियम के संबंध में बाद में बात करेंगे। क्या है दोस्तों कि नेपाल में खनन नहीं हुआ है अभी तक। दुनिया भर के देशों में हजारों साल से खनन हो रहा है और धरती की संपदा निकाली जा रही है, लेकिन नेपाल में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए नेपाल के खनिज जो हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं और इसीलिए विदेशी ताकतों की नज़र नेपाल पे ज़्यादा है। जैसे अमेरिका हुआ या चीन हुआ या जापान हुआ या फ्रांस हुआ या कोई भी हुआ, इनकी नज़रें नेपाल की खनिज संपदा पे है। और आने वाले समय में विदेशी ताकतों का टकराव का केंद्र ये खनिज संपदा भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट पे चीन और अमेरिका की जो टक्कर हो रही है वो दूसरे देशों को खनिज की कब्जे के लिए हो रही है। चीन को भी कम मत समझिए, चीन भी वही है, लेकिन ये है कि चीन अभी अमेरिका जैसा शातिर नहीं हुआ है। नेपाल सरकार ने जो चीन से कुछ समझौते किए हैं, उसमें से बहुत सारे समझौते अमेरिकी सरकार के दबाव पर हुए हैं। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों का अधिकार चाइना को दे देना और बड़ा जो प्रोजेक्ट हैं उनको खुद अमेरिका ले लेगा। आपको एक उदाहरण समझाते हैं। ऐसा अक्सर हर देशों में होता है, भारत में भी होता है। जैसे नेपाल में जैसे यूरेनियम मिला, अब यूरेनियम को खनन करने की कैपेसिटी या यूरेनियम निकालने की कैपेसिटी नेपाल सरकार के पास नहीं है। तो नेपाल सरकार क्या करेगी? विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को विदेश से बुलाएगी। मतलब हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं आपके सामने कि दुनिया में क्या क्या होता है। तो वो वैज्ञानिक जब आएंगे वो यूरेनियम की खोज करेंगे, निकालेंगे। यूरेनियम जो होता है वो कई क्वालिटी का होता है और सबसे बढ़िया जो है वो है U-235, जिससे कि एटम बम बनते हैं। और ये बहुत महंगी धातु है, धातु नहीं, पदार्थ। और यदि नेपाल में हाई क्वालिटी का यूरेनियम U-235 मिल गया तो 2 साल के भीतर नेपाल पूरा जापान जैसा बन जाएगा। यूरेनियम इतना महंगा भी होता है। तो आपको समझा रहे थे विदेशी चाल कैसे होती है। जैसे वैज्ञानिक आपके यहाँ आए, उन्होंने खनिज पदार्थ की खोज की या यूरेनियम की खोज की। अब उसमें नेपाल के भी वैज्ञानिक लोग रहेंगे और उस यूरेनियम की जांच होगी। तो विदेशी वैज्ञानिक क्या करेंगे? उस यूरेनियम की जांच करेंगे और उसको बिल्कुल घटिया क्वालिटी का बताएंगे। और जो नेपाल के उसमें वैज्ञानिक होंगे उनको भी खरीद दिया जाएगा। और वो वैज्ञानिक भी बोलेंगे कि हाँ, जो हमारे यहाँ यूरेनियम पाया जा रहा है ये अच्छी गुणवत्ता का यूरेनियम नहीं है। और उस यूरेनियम को $200, $300 पर किलो बेचा जाएगा। हालांकि $200-300 जो बिकता है उसमें रेत पत्थर भी रहते हैं, वो तो खनिज है। तो पैसे के बल पे क्या होता है कि विदेशी ताकतें जो होती है वो अच्छे से अच्छे खनिज को घटिया क्वालिटी का साबित कर देती है और बहुत कम दाम में उस चीज़ को खरीदती है। भारत में भी ऐसा ही होता है, उसी को कहा जाता है भ्रष्टाचार। तो विदेशी ताकतें कुछ बड़े नेताओं को खरीद के अच्छी क्वालिटी के यूरेनियम को घटिया क्वालिटी का बता के और बहुत कम दामों में खरीदेंगी। भारत में अक्सर ऐसा होता है। यूरेनियम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हथियार बाजार हुआ, हथियारों का हुआ। घटिया से घटिया हथियार भारत कई बार अच्छे महंगे दामों में खरीद लेता है। तो ये भ्रष्टाचार के कारण होता है। तो नेपाल में ऐसा हो सकता है भविष्य में। और जो नेपाल के खनिज हैं इन पे भारत की नज़र नहीं है, क्योंकि 2008 के बाद भारत का प्रभाव नेपाल में पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो समाचार पत्र बता रहा था कि नेपाल के खनिज पे भारत की गिद्ध दृष्टि है,
वो बिल्कुल गलत बता रहा था। भारत 2008 के बाद भारत का प्रभाव पूरा नेपाल में ख़त्म है। भारत अगर सही दाम भी उस खनिज का देगा तो भी वो खनिज की खानें भारत को नहीं मिलेंगी। भारत की छोड़िए, क्योंकि भारत इस गेम से बाहर है। नेपाल में जो खनिज है उसका गेम चाइना और अमेरिका में खेला जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि बड़ी महाशक्तियाँ खनिज पदार्थों पर अपने कब्जे के लिए छोटे देशों को बर्बाद कर देती है। सूडान, नाइजीरिया, सीरिया, इराक, ये सब इसके उदाहरण हैं। वेनेजुएला भी इसका उदाहरण है। वहाँ पे तेल ज़्यादा पाया जाता है। तो जिस देश के पीछे कोई बैकअप नहीं होता है उस देश में अक्सर ऐसा होता है। तो अभी नेपाल के पीछे कोई बैकअप नहीं है। नेपाल के पीछे जो बैकअप था भारत का, उसे विदेशी ताकतों ने नेपाल में पूरा बदनाम करवा दिया। नेपाल के पीछे बोलने वाला केवल भारत ही था या अभी भी भारत ही है। अमेरिका और चीन नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और चीन का कोई सांस्कृतिक लगाव नेपाल से नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भारत के साथ आपके संबंध खराब ना हों, क्योंकि लास्ट में यदि नेपाल में बहुत ज़्यादा टकराव चला तो भारत ही आएगा।